तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया था, बनाने की कोशिश की आप लोगों ने इसको? किसी ने बनाया है क्वेश्चन? हेलो, आवाज आ रही सबको? हेलो। यस सर आवाज आ रही है। तो भाई रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? चलो, किसी ने नहीं बनाया मेरे ख्याल से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कराना है कि नहीं कराना? ये क्वेश्चन कराना है कि छोड़ दूं मैं इनको? यस सर, करना है सर करा दो। उसे बन गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि द फॉलोइंग टेबल हैज टू एट्रीब्यूट्स ए एंड सी। ठीक है, वेयर ए इज द प्राइमरी की, दैट मींस ये प्राइमरी की है, एंड सी इज द फॉरेन की रेफरेंसिंग ए विथ ऑन डिलीट कैस्केड। मतलब ये जो है ये फॉरेन की है जो इसको रिफर कर रही है। ठीक है, विथ ऑन डिलीट कैस्केड। ऑन डिलीट कैस्केड मींस इफ यू डिलीट अ parent row, all the child rows are automatically deleted. Clear है? So if you delete a parent row, all the child rows are automatically deleted. तो अब ये बोल रहा है कि the set of all tuples that must be additionally deleted to preserve referential integrity when the tuple 24 is deleted is, मतलब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं तो और कौन कौन से ट्यूपल एक्स्ट्रा डिलीट हो रही है। क्लियर है? तो इसमें अब यहां पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि पेरेंट जो पेरेंट की है वो कौन सी डिलीट हो रही है। ठीक है, तो पेरेंट की डिलीट हो रही है आपकी 2। ठीक है, तो जहां जहां चाइल्ड ने उसको रिफर किया है वो भी डिलीट हो जाएगा, मतलब ये 5-2 भी डिलीट हो जाएगा, ये 7-2 भी मेरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पेरेंट की 2 थी, चाइल्ड की 4 थी, तो 2 डिलीट करने से क्या हुआ कि 5-2 और 7-2 ये दोनों भी मेरा क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, अब 5-2-7-2 डिलीट हुआ तो यहाँ पर भी पेरेंट की कौन सी डिलीट हो रही है, 5 डिलीट हो रही है, तो 5 जहां पर चाइल्ड में है वो भी डिलीट हो जाएगा, मतलब ये भी रो मेरी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। क्लियर? और कहीं 5 नहीं है। सिमिलरली 7-2 में भी पेरेंट की जो है मेरी 7 है, तो 7 चाइल्ड में जहां भी होगी वो डिलीट हो जाएगी, एक भी नहीं है। ठीक है, सो 5-2-7-2 एंड 9-5 ये टोटल 3 रोज जो है मेरी डिलीट होंगी, तो आएगा 5-2-7-2-9-5, ऑप्शन आएगा सी। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया आपका ऑन डिलीट कैस्केड वाला। अब आ जाते हैं क्वेश्चन, सेम पैटर्न में क्वेश्चन पूछा है कि कंसीडर अ रिलेशन GEQ व्हिच रिप्रेजेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू, दैट इज XY बिलोंग्स टू GEQ ओनली इफ Y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू X। ठीक है, फिर आपको टेबल डेफिनेशन दिया है, क्रिएट टेबल GEQ, उसके बाद LB व्हिच इज लोअर बाउंड, डेटा टाइप इज इंटीजर नॉट नल, अपर बाउंड इंटीजर नॉट नल, प्राइमरी की दिया है लोअर बाउंड, फॉरेन की दिया है अपर बाउंड विच रेफरेंसेस GEQ ऑन डिलीट कैस्केड। ठीक है, मतलब मेरे टेबल में 2 ही पर्टिकुलर कॉलम है, टेबल का जो नेम है वो है GEQ, इसमें 2 है, एक है आपका लोअर बाउंड, एक है आपका अपर बाउंड। ठीक है, 2 कॉलम है। ठीक है, और इसके लिए पहले ही बोल दिया है कि अपर बाउंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लोअर बाउंड। ठीक है, ये आपको कंडीशन यहाँ पर दे दिया है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। ठीक है, और ये बोलता है कि ये मेरा प्राइमरी की है और ये जो है वो क्या है, फॉरेन की है, जो अपने ही प्राइमरी की को क्या कर रहा है, अपनी टेबल के प्राइमरी को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है विथ ऑन डिलीट कैस्केड। क्लियर है? अब बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इफ ए ट्यूपल XY इज डिलीटेड। ठीक है, अगर XY को डिलीट कर रहा हूं तो कौन सी और ट्यूपल डिलीट होंगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ ट्यूपल्स एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब एज्यूम कैसे करेंगे उसके लिए हमें यहाँ कंडीशन दिया है, अपर बाउंड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लोअर बाउंड। ठीक है, तो फर्स्ट रो लेते हैं हम, सपोज 1 अपर बाउंड हो जाएगा, सपोज 2, यहाँ पे हम लेते हैं 2, तो अपर बाउंड सपोज उसका लेते हैं हम 3, फिर लेते हैं 3 अपर बाउंड सपोज लेते हैं हम 4, फिर यहाँ लेते हैं 4 उसका अपर बाउंड लेते हैं सपोज 5, और यहाँ लेते हैं 5 अपर बाउंड सपोज लेते हैं 5, क्योंकि अपर बाउंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर बाउंड भी हो सकता है। क्लियर है? अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक रो को यहाँ से डिलीट करते हैं। ठीक है, रो हम डिलीट करते हैं 3-4, सो x की वैल्यू हो जाएगी 3, y की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, XY हम लेते हैं 3-4। ठीक है, अब 3-4 अगर मैं डिलीट कर रहा हूं तो इसमें और कौन कौन सी ट्यूपल्स डिलीट होंगी पहले वो हम वो देखते हैं। ठीक है, तो पेरेंट की मेरी कौन सी है इसमें, 3,
ठीक है, पेरेंट की को जो भी चाइल्ड रेफर कर रहा होगा वो भी मेरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स मैंने यहाँ 3 4 डिलीट किया तो ये रो भी मेरी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। फिर 2 3 डिलीट हो रहा है तो ये भी रो मेरी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। क्लियर है? सो ये दो पर्टिकुलर रोज मेरी क्या हो रही है, डिलीट हो रही हैं। ठीक है, अब इनको मैं लेता हूं जेड और इसको मैं लेता हूं डब्ल्यू। ठीक है, इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, कंडीशंस चेक करते हैं। सो कंडीशन इज अ ट्यूपल ZW with Z is greater than Y is deleted. So Z is greater than Y. 1 2 is greater than 4. कंडीशन फॉल्स, तो पहला ऑप्शन मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, a tuple ZW with Z is greater than X is deleted. So 1 2 is greater than 3. Again condition is false. ये भी मेरा क्या हो गया, false है। फिर लेते हैं ZW with W is less than X is deleted. तो ZW with W is less than X, तो W is less than X means 2 is less than 3। ठीक है, ये सारी नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है अ ट्यूपल, ऑल ट्यूपल्स नहीं बोल रहा है ना। अ ट्यूपल विथ W is less than X is deleted, तो ये कंडीशन मेरी क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। ठीक है, और जो आखिरी ऑप्शन था वो प्रोहिबिटेड कब होता, जब यहां पर ऑन डिलीट कैस्केड मेरा क्या होता, नहीं रहता। ठीक है, ऑन डिलीट कैस्केड अगर नहीं रहता तो ये मेरा क्या हो जाता, ऑप्शन आ जाता डी। क्लियर है? तो इसका आंसर आएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है दो टेबल T1 एंड T2। इन टेबल T1 P इज द प्राइमरी की। ठीक है, मतलब ये हो गई मेरी प्राइमरी की। ठीक है, Q is the foreign key referencing R with table T2 with on delete cascade and on update cascade। ठीक है, मतलब दोनों कैस्केड दिया है, on delete cascade and on update cascade। तो ये हो गई मेरी फॉरेन की जो इसकी प्राइमरी की को रिफर कर रहा है। अब टेबल T2 की प्राइमरी की क्या है, इन टेबल T2 R is the प्राइमरी की, मतलब ये मेरा क्या हो गया है, ये मेरा प्राइमरी की है, और ये जो फॉरेन की है वो इसको रिफर कर रही है विथ on delete cascade and on अपडेट कैस्केड। ठीक है, दोनों कंडीशन मेरी यहां पे क्या हो रही है, आ रही है। फिर बोल रहा है एस इज द फॉरेन की रेफरेंसिंग पी इन टेबल T1 विद ऑन डिलीट सेटनल एंड ऑन अपडेट कैस्केड, मतलब ये अब रिफर कर रहा है इसको। ठीक है, और कैसे रिफर कर रहा है, ऑन डिलीट सेट नल एंड ऑन अपडेट कैस्केड। क्लियर है? अब बोलता है कि इन ऑर्डर टू डिलीट रिकॉर्ड 38 फ्रॉम टेबल। ठीक है, इन ऑर्डर टू डिलीट रिकॉर्ड 38 फ्रॉम टेबल नंबर ऑफ एडिशनल रिकॉर्ड दैट नीड टू बी डिलीटेड फ्रॉम टेबल T1 इज। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखिए 38 कौन सी टेबल में है। ठीक है, तो 38 मुझे मिल रहा है टेबल T1 में, T2 में तो 38 का कोई है ही नहीं। ठीक है, तो अगर 38 डिलीट हो रहा है किससे, टेबल T1 में, तो और कौन कौन से एडिशनल रोज T1 से डिलीट होंगे बोल रहा है। ठीक है, तो 38 में मेरी जो पेरेंट की है, ठीक है, पेरेंट की कौन सी है, वो है 3 जहां जहां इस चाइल्ड में होगा वहां वहां पे क्या हो जाएगा, ऑन डिलीट सेट नल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, मतलब ये यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल वैल्यू आ जाएगी, और कहीं 3 नहीं है। ठीक है, अब यहां पर ये क्या हो गया, नल सेट हो गया। ठीक है, सिमिलरली ऑन अपडेट कैस्केड भी था, ऑन अपडेट कैस्केड मींस ऑन डिलीट सेट नल ऑन अपडेट कैस्केड। ठीक है, तो ऑन इन ऑर्डर टू डिलीट 38 मैंने डिलीट किया है, तो डिलीट किया है तो ऑन डिलीट पे जाएंगे, ऑन अपडेट पे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हमने उसको अपडेट किया ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये पर्टिकुलर चीज मेरी क्या हो गई, अपडेट हो गई। ठीक है, अगर यहाँ पे ये डिलीट होती, ठीक है, अगर डिलीट होती तो इसको फर्क पड़ता, किसको, इस क्यू को, अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये नल सेट होगा, एडिशनल कोई भी रो यहाँ पे डिलीट नहीं हो रही है, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा 0। ठीक है, कोई भी एडिशनल रोज मेरी यहाँ पे क्या हो रही है, डिलीट नहीं हो रही है। क्लियर है? बन जाएंगे क्वेश्चंस ऐसे अगर मिलेंगे तो, क्वेश्चंस बन जाएंगे ऐसे मिलेंगे तो। यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम रन एसक्यूएल कमांड लाइन से।
कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट। तो डीडीएल कमांड से हम लोगों ने क्रिएट टेबल पढ़ लिया है, ठीक है। क्रिएट टेबल में एक चीज और थी, वो है कि अगर मुझे कोई टेबल को कॉपी करना है, फॉर एग्जांपल ये मेरी ईएमपी टेबल है, ठीक है, मुझे इसकी एक कॉपी बनानी है और उस कॉपी में मुझे क्या करना है कि मेरे को सिर्फ उसमें डिपार्टमेंट 10 के रिकॉर्ड्स को ही डालना है, ठीक है। मतलब मेरे को एक टेबल चाहिए, टेबल का नाम होना चाहिए ईएमपी 10 और उसमें डिपार्टमेंट 10 के ही रिकॉर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स क्रिएटिंग अ टेबल फ्रॉम अ टेबल। तो मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूं, क्रिएट टेबल ईएमपी 10, ठीक है। एस करके मैं क्या कर रहा हूं, एक सेलेक्ट स्टेटमेंट पास कर दे रहा हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू 10। तो ये क्या करेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर टू 10, इनके पूरे रिकॉर्ड्स को निकालेगा यहां से और एक नई टेबल क्रिएट करेगा ईएमपी 10 के नाम से, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका टेबल भी आ रही है और डेटा भी आ रहा है, ठीक है। एक नई टेबल क्रिएट हो गई एमपी 10 और उसमें क्या हो गया, डिपार्टमेंट 10 के पूरे रिकॉर्ड्स भी उसमें ऑटोमेटिकली आ गए, ठीक है। अब ये जो मैंने टेबल क्रिएट की, कौन सी एमपी 10 मैंने जो टेबल क्रिएट की, इस टेबल में क्या है कि जो इसका स्ट्रक्चर था उसका स्ट्रक्चर मैंने सेम रखा है जैसा हमने ईएमपी के टेबल का रखा था, ठीक है। स्ट्रक्चर सेम मींस सारे कॉलम्स मेरे क्या हैं, वही हैं जो टेबल ईएमपी में थे, ठीक है। उनका ऑर्डर भी वही है जो ईएमपी 10 में थे, क्लियर है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ ही कॉलम्स चाहिए, बाकी कॉलम्स नहीं चाहिए, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है क्रिएट टेबल ईएमपी, सपोज ईएमपी डीपीटी 10 एस, और मुझे जो भी कॉलम चाहिए वो कॉलम मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंक्लूड करूंगा, सपोज ईएमपी नंबर, या मैं करता हूं सबसे पहले मुझे चाहिए डीपीटी नंबर, तो डीपीटी नंबर कॉमा ईएमपी नंबर कॉमा ई नेम कॉमा सैलरी, इतना ही डिटेल चाहिए मुझे किसका, डिपार्टमेंट 10 के एम्प्लॉइज का। तो यहाँ लिखेंगे वेयर डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो अगेन टेबल क्रिएट हो गई है। अगर हम देखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी डीपीटी 10, यहाँ पे देखिए जो कॉलम ऑर्डर्स हैं वो कॉलम इसी के ऑर्डर में है, डीपीटी नंबर, फिर ईएमपी नंबर, फिर ई नेम, फिर सैलरी, डीपीटी नंबर, ईएमपी नंबर, ई नेम, देन सैलरी, और डिपार्टमेंट 10 के ही सारे रिकॉर्ड्स मेरे को यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं डेटा भी कॉपी कर सकता हूँ, मैं स्ट्रक्चर भी कॉपी कर सकता हूँ। और अगर आपको एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे कि क्रिएट अ टेबल विच इज सेम एज ईएमपी टेबल बट नो डेटा, मुझे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर कॉपी करना है, मुझे उसका डेटा कॉपी नहीं करना है, क्लियर। मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ ये टेबल की एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी है जिसमें यही कॉलम ऑर्डर रहना चाहिए, उनका जो डेटा टाइप है, जो कंस्टेंट्स हैं वही रहने चाहिए, और उसमें डेटा कुछ भी नहीं रहना चाहिए, क्लियर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल, सपोज मैं लिखता हूं डीएमपी एस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर, और ऐसी कंडीशन देंगे जो कभी ट्रू नहीं हो सकती, ठीक है। तो कंडीशन मैंने दे दी 1 इज इक्वल टू 2। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये कंडीशन मेरी हमेशा क्या रहेगी, फॉल्स रिटर्न करेगा। इसका मतलब है कि टेबल मेरा क्रिएट हो चुका है, कौन सी, डीएमपी, लेकिन उसमें डेटा एक भी नहीं है, ठीक है। अगर आप टेबल डिस्क्रिप्शन देखें डीएमपी का तो आपको वही कॉलम ऑर्डर्स मिलेंगे जो कॉलम ऑर्डर्स आपके ईएमपी टेबल में हैं, ठीक है। तो पहला ईएमपी नंबर, फिर ईनेम, फिर जॉब, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन एंड डीपीटी नंबर, क्लियर है। सो ये हो गया आपका कि क्रिएटिंग अ टेबल फ्रॉम अ टेबल, ठीक है। अगर हमारे पास एक एग्जिस्टिंग टेबल है तो उससे हम नई टेबल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, उनके डेटा को भी कॉपी कर सकते हैं, जो डेटा हमें उसमें से चाहिए, क्लियर है। अब आ जाते हैं डीडीएल में नेक्स्ट कमांड, ठीक है। डीडीएल में हमारे पास जो कमांड्स थे वो कौन कौन से कमांड्स थे, डीडीएल कमांड्स में सबसे पहला हम देख रहे थे क्रिएट स्टेटमेंट जो हमारा खत्म हो चुका है। सेकंड देखते हैं हम ट्रंकेट स्टेटमेंट, थर्ड देखेंगे हम ड्रॉप स्टेटमेंट, फोर्थ देखेंगे हम अल्टर स्टेटमेंट, या इसको पहले देख लेते हैं रीनेम स्टेटमेंट, और लास्ट में देखते हैं हम अल्टर स्टेटमेंट, ठीक है। सो क्रिएट इज यूज्ड टू क्रिएटिंग अ टेबल, वो हम देख लिए हैं। ट्रंकेट इज यूज्ड टू ट्रंकेटिंग अ टेबल, ट्रंकेटिंग अ टेबल मींस डिलीटिंग ऑल द रोज फ्रॉम अ टेबल, ठीक है। डिलीटिंग ऑल द रोज मतलब अभी देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी 10, तो इसमें 3 रोज दिख रही हैं,
ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लिखता हूं ट्रंकेट टेबल और टेबल नेम। टेबल नेम में देता हूं EMP-DPT10। ये मेरी क्या हुई, टेबल ट्रंकेट हो गई। ट्रंकेट होने के बाद अब अगर मैं इसमें रिकॉर्ड देखूं तो इसमें एक भी रिकॉर्ड नहीं है। क्लियर है? सो ट्रंकेटिंग मींस डिलीटिंग ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल। क्लियर है? अब अगर मैं टेबल ट्रंकेट करता हूं, फॉर एग्जांपल ये मेरी जो EMP10 है, ठीक है, इस EMP10 से मुझे सारे रिकॉर्ड डिलीट करने हैं, तो मैं एक और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकता हूं, विच इज एन DML स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज डिलीट फ्रॉम EMP10। अब डिलीट का जो कंप्लीट सिंटैक्स है वो क्या होता है, डिलीट का कंप्लीट सिंटैक्स होता है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर सम कंडीशन। जो भी कंडीशन ट्रू हो रही है उस कंडीशन के रिकॉर्ड्स को क्या करना है, डिलीट करना है। ये डिलीट का स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसमें ये जो वेयर क्लॉज रहता है, ये वेयर क्लॉज इज ऑप्शनल रहता है। ठीक है, दैट मींस आई कैन राइट डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम विदाउट एन कंडीशन, जैसा हमने अभी लिखा है। तो इट विल डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल। ठीक है, अभी भी अगर हम देखें कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP10, अभी भी इसमें कोई रोज नहीं है। ठीक है, अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट स्टेटमेंट एंड डिलीट स्टेटमेंट, ये आपको इंटरव्यूज में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या आता है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट स्टेटमेंट एंड डिलीट स्टेटमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस ये है कि ट्रंकेट इज एन DDL स्टेटमेंट, whereas delete is an DML statement। क्लियर है? डिलीट इज एन DML स्टेटमेंट में डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, जबकि ट्रंकेट जो है वो DDL कमांड है। क्लियर है? सेकंड इज आफ्टर truncating table from truncate statement, rows cannot be rolled back। Clear है? Whereas after deleting rows from delete statement, rows can be rolled back। ठीक है, मतलब मैं उन रोज को क्या कर सकता हूं, वापस ला सकता हूं। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे क्या लिखा है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोल बैक, तो ऑल दी रोज आर रोल्ड बैक। अब अगर मैं लिखता हूँ EMP10, तो सारी रोज मेरी वापस आ गई। क्लियर है? ये रोल बैक क्या होता है, कमिट क्या होता है, हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी हम इसका सिंपल एक एग्जांपल देख रहे हैं कि डिलीट स्टेटमेंट और ट्रंकेट में डिलीट डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, थर्ड डिफरेंस क्या है, थर्ड डिफरेंस इज when you execute a truncate statement, table is deleted and recreated with same name and same columns। ठीक है, सेम नेम, सेम कॉलम्स एंड सेम कंस्ट्रेंट्स विथ नो डेटा। दैट मींस ये क्या करेगा, टेबल को पहले डिलीट करेगा, डिलीट करने के बाद क्या करेगा, फिर से क्रिएट करेगा। ठीक है, वेयर एज डिलीट स्टेटमेंट ओनली डिलीट्स द रोज फ्रॉम टेबल। ठीक है, और इन रोज को मैं वापस ला सकता हूं अगर मैं रोल बैक कर देता हूं। तो अगर मैंने कमिट कर दिया तो फिर वापस ला ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अगर मैंने रोल बैक किया तो रोज मेरी वापस आ सकती हैं। क्लियर है? सो ये तीन डिफरेंस आते हैं आपके ट्रंकेट स्टेटमेंट एंड डिलीट स्टेटमेंट में। क्लियर है? इनमें किसी को डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक आप जब अपनी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं, ठीक है, और हार्ड डिस्क से डेटा को डिलीट करते हैं। ठीक है, डेटा डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में चला जाता है, उसको वापस ला सकते हैं आप,
और अगर आपने फॉर्मेट कर दिया मतलब उसने क्या करता है कि पूरे ट्रैक्स एंड सेक्टर्स को फिर से बिल्ड करता है, तो उसमें एक भी डेटा क्या रहता है, नहीं रहता है। ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहती है, वो ड्राइव फॉर्मेट हो जाती है, उसमें एक भी डेटा नहीं रहता है, वो डेटा जो है पूरा का पूरा क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेम इज द केस ऑफ ट्रंकेट स्टेटमेंट, कि ट्रंकेट आपने किया है तो आपकी टेबल डिलीट हुई है और फिर से क्रिएट हुई है, अब उसमें कोई भी डेटा नहीं है। क्लियर है? अच्छा, एक डिफरेंस और है, ट्रंकेट स्टेटमेंट डज नॉट हैव where clause, whereas delete statement does have where clause. That means मैं सेलेक्टिव डेटा को डिलीट कर सकता हूं डिलीट स्टेटमेंट से, लेकिन मैं ट्रंकेट स्टेटमेंट में सेलेक्टिव डेटा को डिलीट नहीं कर सकता, उसमें पूरा का पूरा डेटा डिलीट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि डिलीट फ्रॉम EMP10, ठीक है, मैंने रोल बैक किया, वापस आ गया, अब मुझे यहाँ पर कुछ डेटा ही डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल डिलीट फ्रॉम EMP10 वेयर, और वेयर करके मैं लिखता हूँ सैलरी इज ग्रेटर देन लेट्स सपोज 2500 या 3500, तो सिर्फ वही रिकॉर्ड डिलीट होगा जिसकी सैलरी 3500 से ग्रेटर होगी। ठीक है, बाकी डेटा मेरा डिलीट नहीं होगा। तो ये मेरा देखिए MP10 से वही रिकॉर्ड डिलीट हुआ है जो पर्टिकुलर सैलरी वैल्यू जिसकी 3500 से ज्यादा है। ठीक है, और ट्रंकेट में अगर मैं यही लिखना चाहूं कि ट्रंकेट टेबल नेम इज EMP10 और फिर मैं कंडीशन लगा लूं वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन लेट्स सपोज 1000, तो इसमें वेयर क्लॉज होता ही नहीं है। क्लियर है? तो ट्रंकेट टेबल नेम इज द सिंटैक्स फॉर ट्रंकेट टेबल कमांड। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ड्रॉप कमांड। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास कितने पर्टिकुलर टेबल्स हैं, तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, सो आई हैव 9 रोज, मतलब 9 टेबल्स हैं मेरे पास। अब मैंने कुछ टेबल्स क्रिएट किए हैं, मुझे वो टेबल नहीं चाहिए, तो मैं लिखूंगा ड्रॉप टेबल नेम में लिखता हूँ EMP10, ये टेबल मेरी क्या हो जाएगी, परमानेंटली ड्रॉप हो जाएगी। अब अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, तो यहाँ पर जो है EMP10 नाम की जो टेबल है वो चली गई है। क्लियर है? सो सिंटैक्स इज ड्रॉप टेबल नेम। ठीक है, कंप्लीट सिंटैक्स इज ड्रॉप टेबल नेम कैस्केड कंस्ट्रेंट्स। और एक कैस्केड कंस्ट्रेंट्स क्यों यूज करते हैं, ये पिछली क्लास हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि अगर मैं दो पर्टिकुलर टेबल को फॉरेन की से लिंक कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल एक टेबल है मेरी EMP, एक टेबल मेरी DPT। ठीक है, EMP में क्या है, फॉरेन की है जो DPT टेबल के प्राइमरी की को रेफर कर रही है। ठीक है, तो पेरेंट टेबल मेरी DPT हो गई और जो हमारी चाइल्ड टेबल है वो हमारी EMP टेबल है। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूं कि मैं ये पर्टिकुलर DPT टेबल को मैं ड्रॉप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके कुछ वैल्यूज को EMP टेबल की चाइल्ड कीज रेफर कर रही हैं। ठीक है, तो उस केस में अगर मुझे DPT टेबल को ड्रॉप करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यूज करना पड़ेगा ड्रॉप टेबल नेम कैस्केड कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने जो एग्जांपल लिया था स्टूडेंट एंड प्रोजेक्ट का लिया था। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूं ड्रॉप टेबल प्रोजेक्ट, तो ये आपको ड्रॉप करने नहीं दे रहा है। क्यों नहीं करने दे रहा है? क्योंकि स्टूडेंट में कुछ ऐसी चाइल्ड कीज हैं जो इनके प्राइमरी कीज को रेफर कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है रेफरेंस्ड बाय फॉरेन कीज, तो कुछ पर्टिकुलर फॉरेन कीज को रेफरेंस कर रही हैं। अब अगर आपको वो पर्टिकुलर टेबल को ड्रॉप करना है पहले, तो आपको लिखना पड़ेगा कैस्केड कंस्ट्रेंट्स। क्लियर है? अब इस केस में क्या होगा, प्रोजेक्ट टेबल तो ड्रॉप हो ही गई है, प्रोजेक्ट टेबल की जो प्राइमरी की है, ठीक है, जिसको कोई फॉरेन की रिफर कर रही थी, अब वो फॉरेन की किसी को भी रिफर नहीं कर रही है। ठीक है, दैट मींस स्टूडेंट टेबल में मेरे पास अभी भी वो पर्टिकुलर फॉरेन की है, ये फॉरेन की है, लेकिन अब मैं इसमें कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब 124, 125, 126 में इंसर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अब ये फॉरेन की नहीं है, ये किसी को भी रिफर नहीं कर रहा है। क्लियर है? सो दिस इज द सिंटैक्स फॉर ड्रॉप टेबल नेम कमांड। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट
हमें देखना है, नेक्स्ट हम देखते हैं रीनेम कमांड। सो रीनेम कमांड का है कि रीनेम ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को स्टूडेंट टेबल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्टूडेंट CSE, या स्टूडेंट की जगह मुझे क्या करना है, स्टूड रखना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, रीनेम टेबल नेम इज स्टूडेंट टू न्यू टेबल नेम इज स्टूड। तो इसमें मेरा क्या होगा, टेबल रीनेम हो गई। मतलब इसका मतलब है कि अगर मैं अब लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड तो डेटा रिकॉर्ड दिखाएगा, यही रिकॉर्ड दिखा रहा है जो स्टूडेंट में थे। और अब अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट तो ऐसी कोई भी टेबल मेरे पास एग्जीक्यूट नहीं है। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट रीनेम स्टेटमेंट इन DDL कमांड। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट है? एनी डाउट? नो सर। आगे बढ़ते हैं। रीनेम हम वापस कर देते हैं स्टूड टू स्टूडेंट। ठीक है, तो अब मेरे पास स्टूडेंट टेबल है, स्टूड टेबल नहीं है। ठीक है, क्लियर स्क्रीन करते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं विच इज अल्टर क्वेरी। ठीक है, अब अल्टर क्वेरी में क्या होता है हमारे पास, अल्टर टेबल नेम, और मेरे पास कुछ क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस क्या होते हैं कि मैं टेबल को अल्टर कर रहा हूं, मतलब मैं उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर रहा हूं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए मेरे पास होता है ऐड, मॉडिफाई, ड्रॉप और रीनेम। ये 4 पर्टिकुलर हमारे पास ऑप्शंस हैं अल्टर क्वेरी में। ठीक है, वन बाय वन हम क्या करेंगे, इनको एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट हम लिखते हैं, तो मेरे पास ये टेबल मिल रही है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें एक कॉलम मुझे ऐड करना है। ठीक है, कॉलम का नेम होना चाहिए एड्रेस, स्टूडेंट का एड्रेस मुझे क्या करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक ऑप्शन तो मेरे पास है कि मैं पहले क्या करूं, पूरी टेबल ड्रॉप कर दूं और फिर से मैं क्रिएट करूं। ठीक है, और उसमें वो नया कॉलम डालूं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि मेरा जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है वो मेरा चला जाएगा। मैं टेबल ड्रॉप करूंगा, फिर से क्रिएट करूंगा, तो ये रिकॉर्ड मुझे फिर से क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर मुझे एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा अल्टर टेबल नेम इज स्टूडेंट, ऐड कॉलम, और कॉलम का नेम हमको देना है, तो कॉलम का नेम इज एड्रेस, उसका डेटा टाइप इज varchar2, और लेट सपोज 50 कैरेक्टर तक हम क्या कर रहे हैं, उसको अलाउ कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर कॉलम जो है नहीं देना है, डायरेक्टली कॉलम नेम देना है। ठीक है, ऐड कॉलम नेम इज एड्रेस, उसका डेटा टाइप इज varchar2 50। ठीक है, तो अभी जो हमने क्वेरी लिखी है उसको मैं कॉपी कर देता हूं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, एडिंग अ कॉलम। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ देखूं तो एक कॉलम मेरा यहाँ पे क्या हो गया है, ऐड हो चुका है। ठीक है, अगर अब मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो इस केस में देखिए एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो चुका है, लेकिन उसमें डेटा क्या रहेंगे, डेटा पूरे के पूरे नल वैल्यूज हैं। ठीक है, अब राम की एड्रेस क्या है मुझे अपडेट करनी पड़ेगी, श्याम की एड्रेस क्या है वो भी मुझे अपडेट करनी पड़ेगी, मोहन की एड्रेस क्या है वो भी अपडेट करनी पड़ेगी। ठीक है, इंडिविजुअल एक ट्यूपल की मुझे क्या होगी, इस एड्रेस को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया है, तो एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करने से जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसके लिए उस न्यू कॉलम की वैल्यू आपको अपडेट करनी पड़ेगी। जो नया रोस आप इंसर्ट कर रहे हैं उसमें आप डायरेक्टली एड्रेस को इंक्लूड करेंगे। जब उनका रोल नंबर, नेम, सैम, ब्रांच और मार्क्स, पी नंबर इंक्लूड करेंगे तो उनका एड्रेस भी आप क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे व्हाइल इंसर्टिंग न्यू रोस। लेकिन जो एग्जिस्टिंग रोस हैं उन एग्जिस्टिंग रोस में क्या करना पड़ेगा, हमें एड्रेस को अब क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। क्लियर है? सो दिस इज एडिंग अ कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे इस पर्टिकुलर कॉलम को नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल नेम क्या होगा हमारा, स्टूडेंट, ड्रॉप कॉलम नेम क्या है मेरा, एड्रेस। अच्छा, यहाँ पर टेबल नेम की स्पेलिंग गलत लिखी मैंने। ये मेरी टेबल अल्टर हो गई मतलब वहां से अब वो पर्टिकुलर कॉलम क्या हो गया, मेरा चला गया है। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर मैंने किसी कॉलम को, इस कॉलम में कुछ वैल्यू डाली भी होगी तो डेटा के साथ कॉलम पूरा का पूरा मेरा यहाँ से क्या हो गया, ड्रॉप हो चुका है। ठीक है, सो सेकंड जो हमारे कमांड लिखा हमने, सेकंड कमांड इज अल्टर टेबल, टेबल नेम ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम। ठीक है, इस क्वेरी को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। थर्ड देखते हैं हम, हमने टेबल में से एक कॉलम को ऐड किया, एक कॉलम को मैं ड्रॉप कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि मेरे टेबल में अभी जो कॉलम्स हैं, ठीक है, टेबल में जो कॉलम्स हैं उनमें किसी एक पर्टिकुलर कॉलम का डेटा टाइप में चेंज करना चाहता हूं। अभी सब देखते हैं धीरे धीरे। ठीक है, प्राइमरी की ऐड करना, प्राइमरी की डिफाइन करना, सब हम देखेंगे। अभी प्राइमरी की वाले कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। अल्टर टेबल स्टूडेंट, आपको क्या करना है, प्राइमरी की वाले कॉलम को डिलीट करना है ना, क्यों नहीं होगा। ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम, कॉलम नेम क्या मेरा, रोल नंबर, हो गया अल्टर। क्यों नहीं कर सकते हम, मैं कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्राइमरी की कोई फॉरेन की रेफर नहीं कर रहा है। अगर कोई फॉरेन की रेफर कर रहा होता तो ये मेरा प्रोहिबिट होता। ठीक है, अभी इस रोल नंबर को कोई भी पर्टिकुलर फॉरेन की रेफरेंस नहीं कर रहा था, इसलिए ये टेबल मेरी अल्टर्ड हो गई। क्लियर है। अब देखते हैं कि मेरे पास जो टेबल का डिस्क्रिप्शन था, इस पर्टिकुलर टेबल में अगर मैं देखूं, मेरे पास है स्टूडेंट। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देखूं तो स्टूडेंट नेम में मेरे पास 20 कैरेक्टर्स ही हैं, मतलब मैं कोई नया स्टूडेंट 21 कैरेक्टर्स का स्टोर नहीं कर पा रहा। ठीक है, दैट मीन्स आई कैन नॉट इंसर्ट दिनेश कुमार भावनानी टू अ स्टूडेंट टेबल। अगर मैं लिखूं वैल्यूज और वैल्यूज करके मैं लिखूं दिनेश कुमार भावनानी, ठीक है, सो इट विल इंक्लूड 21 कैरेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए 21 कैरेक्टर्स दिखा रहा है, मैक्सिमम अलाउड जो है वो है 20, 21 अलाउड नहीं कर रहा है। अगर मुझे दिनेश कुमार भावनानी स्टोर करना है तो मुझे इसकी साइज को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर है, साइज को इंक्रीज करना है या मुझे उसका डेटा टाइप भी चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा अल्टर टेबल, टेबल नेम इज स्टूडेंट, मॉडिफाई कॉलम या मॉडिफाई कॉलम नेम, कॉलम नेम क्या है हमारा, स्टूडेंट नेम। ठीक है, विथ न्यू डेटा टाइप, न्यू डेटा टाइप इज varchar 2, लेट सपोज 50, मुझे 50 तक अब क्या करना है, उसको अलाउ करना है। तो अब अगर मैं टेबल का डिस्क्रिप्शन देखूं, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट, तो ये मेरा क्या कर रहा है, varchar 2 20 की जगह varchar 2 50 हो गया है। दैट मीन्स नाउ आई कैन इंसर्ट दिस वैल्यू इन दी स्टूडेंट टेबल, और आफ्टर इंसर्टिंग अगर हम देखें तो वो वैल्यू आपको वहां पे दिख रही होगी। देखिए वैल्यू दिख रही है, दिनेश कुमार भावनानी। क्लियर है। सो हम क्या कर सकते हैं, टेबल में से कोई कॉलम को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो मॉडिफाई करने के लिए उस पर्टिकुलर कॉलम के डेटा टाइप को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई देन कॉलम नेम विथ न्यू डेटा टाइप और न्यू रेंज, जो भी मुझे करना है। ठीक है, अब इस क्वेरी में क्या है कि एक पर्टिकुलर रूल भी है। रूल क्या है कि अब अगर मैं किसी पर्टिकुलर कॉलम को मॉडिफाई कर रहा हूं, ठीक है, उसके डेटा टाइप को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, तो वो पर्टिकुलर जो डेटा पहले से स्टोर्ड है वो न्यू डोमेन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने इंसर्ट किया है दिनेश कुमार भावनानी, अब मैं इसको वापस अल्टर करता हूं कि मुझे इसको क्या करिए 20 कैरेक्टर्स तक कर दीजिए, तो ये अलाउ ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एक ऐसा डेटा स्टोर्ड है जो नए डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली नहीं है। तो या तो पहले इसको डिलीट करो या तो इसको पहले अपडेट करो न्यू डोमेन के हिसाब से, और उसके बाद उसका डोमेन चेंज करो, तभी वो कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं नेम्स का डेटा टाइप varchar 2 था, इसको अगर मैं चेंज करके नंबर कर दूं तो भी अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी कुछ वैल्यूज हैं जो नंबर नहीं है। क्लियर है। तो इसके लिए रूल क्या है कि जो न्यू डेटा टाइप कर रहे हैं तो एग्जिस्टिंग वैल्यूज न्यू डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए पहले से।
तभी वो मॉडिफाई करने देगा, अदरवाइज वो मॉडिफाई नहीं कर सकते आप। क्लियर है? अब आ जाते हैं, हमारे पास ये जो टेबल है, इस टेबल में मेरे पास कुछ कॉलम्स हैं, ठीक है। मुझे किसी कॉलम का नेम चेंज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे सैम की जगह सेमेस्टर, कॉलम का नेम सेमेस्टर रखना है, ठीक है। तो कॉलम का नेम में मुझे क्या कर सकता हूँ, रीनेम कर सकता हूँ। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्टर टेबल, टेबल नेम मैंने दिया स्टूडेंट, और कॉलम को मैं क्या कर रहा हूँ, रीनेम कॉलम सैम टू सेमेस्टर। तो इस केस में क्या हो गया हमारा कि वो पर्टिकुलर कॉलम मेरा क्या हो गया है, तो भी कॉपी कर लेते हैं। So fourth option is your renaming the column names. कॉलम नेम मेरा रीनेम हो चुका है। अगर मैं डिस्क्रिप्शन देखूं स्टूडेंट का, यहाँ पर देखिए इंस्टेड ऑफ सैम ये क्या दिखा रहा है, सेमेस्टर दिखा रहा है। अगर मैं डेटा देखूं तो वहां पर भी कॉलम नेम क्या दिखाएगा आपको, सेमेस्टर। क्लियर है? इसका मतलब है कि अब अगर मुझे जो भी क्वेरी लिखनी है, मेरे पास सैम नाम का कॉलम है ही नहीं, मेरे को जो भी क्वेरी लिखनी है वहां पे क्या करना पड़ेगा, मुझे वेयर क्लॉज में भी सेमेस्टर ही लिखना पड़ेगा कि सेमेस्टर वैल्यू इज इक्वल टू 3 या सेमेस्टर इज इक्वल टू 5 और सेमेस्टर इज इक्वल टू 7, जो भी मुझे करना है, मुझे सैम की जगह सेमेस्टर कंप्लीटली लिखना पड़ेगा। क्लियर है? सो दिस इज योर फोर्थ ऑप्शन, जब मैंने क्या किया, कॉलम को रीनेम किया, ठीक है। अब अल्टर क्वेरी से मैं टेबल को भी रीनेम कर सकता हूँ, ठीक है। अभी जो मेरे पास टेबल है वो क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अगर मैं लिख रहे हैं तो डेटा दिखा रहा है, मतलब टेबल का जो नेम है वो क्या है, टेबल का नेम है वो स्टूडेंट है ना। टेबल का नेम जो है वो स्टूडेंट है। अब मैं लिखता हूँ अल्टर टेबल, टेबल नेम इज स्टूडेंट, देन रीनेम टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट टू स्टूड, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक पर्टिकुलर पार्टीशन, रीनेम टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम, या रीनेम चलिए इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, हो सकता है दूसरे डीएमएस में सपोर्ट करे, या आपको ऐसा सिंटैक्स नेट में मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सिंटैक्स जो है ये ओरेकल अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, या अदर डीएमएस में हो सकता है सपोर्ट करे, ठीक है। दैट मीन्स यू कैन अल्टर या यू कैन रीनेम योर टेबल विद द हेल्प ऑफ अल्टर क्वेरी एज वेल, ठीक है। ये सिंटैक्स आपको नेट में मिल जाएगा, ठीक है, करके देख लेंगे अदर डीएमएस में, ठीक है। तो अल्टर क्वेरी में हमने क्या किया कि चारों ऑप्शन देख लिया, एडिशन का देख लिया, मॉडिफिकेशन का देख लिया, ड्रॉप का देख लिया, रीनेमिंग का देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में, अगर मैं एक टेबल क्रिएट करता हूं, ठीक है, और टेबल में मेरे पास क्या है कि कोई, लेट्स सपोज मैं स्टूडेंट टेबल को ही देखता हूं, यहां पर देखिए स्टूडेंट टेबल में एक भी प्राइमरी की नहीं है, क्योंकि जो प्राइमरी की एट्रीब्यूट था उसको डिलीट करवा दिया आप लोगों ने। क्लियर है? अब इस टेबल में एक भी प्राइमरी की नहीं है, ठीक है। मुझे क्या करना है, प्राइमरी की इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अल्टर टेबल नेम इज स्टूडेंट, ऐड, और फिर मैं लिखूंगा प्राइमरी की, और किसको प्राइमरी की बनाना है, तो सपोज मुझे प्राइमरी की बनाना है स्टूडेंट नेम। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि मेरी जो स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम का जो एट्रीब्यूट है उसको क्या कर दिया मैंने, प्राइमरी की बना दिया, ठीक है। तो प्राइमरी की तरह ये एक्ट करेगा, मतलब मैं इसमें नल भी इंसर्ट नहीं कर सकता, इसमें मैं डुप्लीकेट भी इंसर्ट नहीं कर सकता। तो इंसर्ट करके देखते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम इज स्टूडेंट, वैल्यूज करके मैं वैल्यू इंसर्ट करता हूं। इसमें जो वैल्यूज थी वो क्या थी, एक राम वाली वैल्यू थी, हम राम वाली रो को फिर से इंसर्ट करके देखते हैं। तो राम 3 CSE 40 122, ये इंसर्ट करने नहीं दे रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट है कि ये मेरा प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की में यूनिक वैल्यू ही आ सकती है, इसलिए यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेटेड दिखा रहा है। सिमिलरली मैं इसमें नल भी इंसर्ट नहीं कर सकता,
ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ नल 3 CSE 40 122 तो भी ये इंसर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें मैं नल वैल्यू भी इंसर्ट नहीं कर सकता। क्लियर है। तो अगर मैं चाहूं कि मेरे को कोई कंस्ट्रेंट ऐड करना है, ठीक है, तो कंस्ट्रेंट मैं ऐड कर सकता हूं टेबल क्रिएशन के बाद भी। मतलब मेरे पास ये टेबल है, अब टेबल मुझे कोई कंस्ट्रेंट ऐड करना है कि सपोज मेरे जो मार्क्स वैल्यू है वो मार्क्स वैल्यू मिनिमम मार्क्स मेरे 20 होने चाहिए, 20 से लेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रेंट ऐड कर सकता हूँ, अल्टर टेबल नेम इज स्टूडेंट, ऐड कंस्ट्रेंट। ठीक है, इससे पहले भी जो मैंने लिखा था ऐड प्राइमरी की लिखा था मैंने, मैं चाहता तो ऐड प्राइमरी की, ऐड कंस्ट्रेंट नेम, और फिर मैं लिख सकता था प्राइमरी की, और प्राइमरी की बना सकता था मैं स्टूडेंट नेम। ठीक है, तो यहाँ ऑलरेडी है प्राइमरी की, इसलिए मेरा क्या हो गया, फेल हो गया, और मैंने स्टूडेंट नेम को ही प्राइमरी की बनाया था। अ टेबल कैन ओनली हैव वन प्राइमरी की। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंस्ट्रेंट ऐड कर रहा हूँ कि मार्क्स वैल्यू कैन नॉट बी लेस देन 20। सो अल्टर टेबल नेम ऐड, मेरे को कंस्ट्रेंट देना है, कंस्ट्रेंट नेम इज लेट सपोज CHK अंडरस्कोर मार्क्स। ये मैंने क्या है, कंस्ट्रेंट का नेम दिया है। ठीक है, और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे कंस्ट्रेंट डिफाइन करना है। तो कंस्ट्रेंट क्या डिफाइन करना है, चेक, और चेक करके मैं डाल रहा हूं मार्क्स इज ग्रेटर देन 20। ठीक है, कम से कम मेरा मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 20 होना चाहिए। ये मेरी टेबल अल्टर्ड हो गई है, इसको कॉपी कर लेते हैं इस कंस्ट्रेंट को भी। सो 6 ऑप्शन देख रहे हैं हम, एडिंग अ कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो एडिंग अ कंस्ट्रेंट में हमारे को यहाँ पे करना पड़ेगा ऐड कंस्ट्रेंट नेम, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और साथ ही साथ उस कंस्ट्रेंट को डिफाइन भी करना पड़ेगा कि वो कंस्ट्रेंट क्या है। तो अब देखें यहाँ पर मैं कोई रो इंसर्ट करके देखता हूँ, मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, और वैल्यूज करके मैं देता हूँ, पहले मुझे देना है सपोज नेम, तो नेम के लिए मैं सपोज दे देता हूँ बीम। ठीक है, सेमेस्टर दे देता हूँ मैं सपोज 5, ब्रांच दे देते हैं CSE, मार्क्स देते हैं हम 10, और फिर 122 प्रोजेक्ट आई दे देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कंस्ट्रेंट का नेम दिखा रहा है, चेक कंस्ट्रेंट का नेम जो है वो क्या है, CHK अंडरस्कोर मार्क्स वायलेटेड। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट मेरा वायलेट हो रहा है, ये इसको इंसर्ट करने नहीं देगा। ठीक है, और अगर मैं 10 की जगह अगर मैं 30 करता हूं तो ये इंसर्ट करने दे रहा है, क्योंकि इस केस में कोई भी कंस्ट्रेंट मेरा वायलेट नहीं हो रहा है। क्लियर है, तो ये हो गया मेरा कंस्ट्रेंट को ऐड करना। सिमिलरली आई कैन रिमूव अ कंस्ट्रेंट, सपोज अल्टर टेबल नेम इज स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप कंस्ट्रेंट नेम इज CHK अंडरस्कोर मार्क्स। तो मैं ये कंस्ट्रेंट तभी ड्रॉप कर सकता हूं जब मेरे पास उस कंस्ट्रेंट का नाम हो। अगर मैंने इस कंस्ट्रेंट का नेम नहीं दिया होता तो मैं यहाँ पे उस कंस्ट्रेंट को ड्रॉप नहीं कर सकता। क्लियर है, सो दैट इज व्हाई वी नेम एवरी कंस्ट्रेंट इन अवर क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। जो भी कंस्ट्रेंट हमारे पास हैं उनको आप एक लॉजिकल नेम दीजिए, ताकि आगे चल के उस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट को हटाना है तो आप उसको आप हटा भी सके। क्लियर है, तो कंस्ट्रेंट को हटाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ड्रॉप कंस्ट्रेंट नेम। तो कंस्ट्रेंट नेम अगर आपने पहले से डिफाइन नहीं किया है तो मैं उसको ड्रॉप नहीं कर सकता। क्लियर है, दैट मीन्स अब अगर मेरे पास दो टेबल है, सपोज मेरे पास एक टेबल है, क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं पहले। मेरे पास एक टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और एक टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट तो शायद मैंने ड्रॉप कर दिया ना। चलिए काम करते हैं, @h drive स्क्रिप्ट्स, और 9th स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो 9th स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने के बाद मेरे पास जो टेबल्स आई हैं उस टेबल में दो टेबल होनी चाहिए, एक होनी चाहिए प्रोजेक्ट टेबल, नहीं है। काम करते हैं 10th स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं।
अभी भी ये प्रोजेक्ट टेबल मेरे पास नहीं है। स्क्रिप्ट को मैंने चेंज कर दिया था क्या? इसमें टेबल स्टूडेंट का ही है, ठीक है, एक ही है इसमें, वो है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट वाला। तो आई थिंक 6th या 7th में रखे होंगे फॉरेन की कंस्ट्रेंट, इसमें भी नहीं है। 7th में था। स्टूडेंट, इसमें भी स्टूडेंट ही है। एट में चेक कंस्ट्रेंट है। अच्छा सॉरी, 14th को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एंड प्रोजेक्ट दोनों हैं। 14th को एग्जीक्यूट करते हैं। तो मेरे पास दो टेबल है, एक टेबल है मेरे पास प्रोजेक्ट टेबल और एक है मेरे पास स्टूडेंट टेबल, ठीक है। तो इस पे मेरे पास एक फॉरेन की कंस्ट्रेंट है, ठीक है। फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या है कि मैं इस पर्टिकुलर स्टूडेंट टेबल में ऐसी कोई रो इंसर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, और वैल्यूज करके मैं दे रहा हूँ सपोज 7 दिनेश, 5 CSE, 40, 126। मैं ऐसी कोई वैल्यू नहीं दे पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि 126 वाली वैल्यू पेरेंट की में नहीं है। क्लियर है? अब मैं चाहता हूं कि ये जो पर्टिकुलर फॉरेन की कंस्ट्रेंट है मेरे को ड्रॉप करना है, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट का तो मैंने नेम दिया ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ आ रहा है sys अंडरस्कोर समथिंग समथिंग वायलेटेड, ठीक है। तो अगर मुझे कंस्ट्रेंट वायलेट मतलब हटाना है तो मुझे कंस्ट्रेंट का नेम देना होता, तभी मैं हटा सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं हटा सकता। दैट मीन्स मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि अल्टर टेबल नेम इज स्टूडेंट, ड्रॉप कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट नेम में देता हूं, या ड्रॉप फॉरेन की। ऐसा मैं नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि फॉरेन की एक से ज्यादा हो सकती है, एक टेबल में एक से ज्यादा फॉरेन की हो सकती है, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा लिख सकता हूं ड्रॉप प्राइमरी की। क्यों? क्योंकि टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी। तो अगर मैं ड्रॉप प्राइमरी की लिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि उस टेबल की जो भी प्राइमरी की होगी उसी प्राइमरी को क्या करेगा, वो ड्रॉप करेगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब यह है कि मैं ड्रॉप प्राइमरी की तो लिख सकता हूं, लेकिन ड्रॉप प्राइमरी की तो लिख सकता हूं, लेकिन ड्रॉप फॉरेन की मैं नहीं लिख सकता। यहाँ पे अगर मैं लिखूं फॉरेन की, सो दिस इज एन रॉन्ग क्वेरी। We need to include the name of the foreign key constraint। इसीलिए मैंने वहां पे क्वेरी में क्या लिखा था, एक ऐड कंस्ट्रेंट नेम मैंने क्या दिया था, F की। क्लियर है? अब अगर आप देखें कि अगर मैं इस क्वेरी को इस तरह एग्जीक्यूट करूं, अल्टर टेबल नेम इज स्टूडेंट, ड्रॉप कंस्ट्रेंट नेम, और कंस्ट्रेंट नेम मुझे यहाँ पे देखिए दिख रहा है, क्या दिख रहा है, sys अंडरस्कोर C007047। तब ये आपका कंस्ट्रेंट क्या हो रहा है, ड्रॉप हो जा रहा है। तो एवरी कंस्ट्रेंट हैज अ यूनिक नेम, ठीक है। आपने नहीं दिया है तो ओरेकल आपको प्रोवाइड करके दे रहा है, ठीक है। तो वो कंस्ट्रेंट नेम मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अगर मैं लिखता हूँ ड्रॉप फॉरेन की, तो मेरा क्या होगा, वो कंस्ट्रेंट नहीं ड्रॉप होगा, ठीक है। अब अगर मैं 120 से इंक्लूड करता हूं तो ये मेरा इंक्लूड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट अल्टर कमांड। अब अल्टर कमांड में ऐसा एक ऑप्शन और है कि आप कंस्ट्रेंट को डिसेबल और इनेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी अगर हम देखें कि हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, मैंने इसमें एक कंस्ट्रेंट इंक्लूड करता हूं कि अल्टर, इसी को कर लेते हैं, अल्टर टेबल नेम ऐड कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं। ये कंस्ट्रेंट मैंने क्या कर दिया है, डाल दिया कि मार्क्स इज ग्रेटर देन 20, इट कैन नॉट बी लेस देन 10।
और लेस देन 20, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, और वैल्यूज करके मैं देता हूँ सपोज 8 कुमार और 3 या 4 CSE 50 121, ठीक है। तो ये तो मेरा इंक्लूड कर देगा, क्यों? क्योंकि 50 जो है वो आपका उस कंस्ट्रेंट को वायलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसी क्वेरी में मैं चेंज करके इसको कर देता हूँ 10, और यहाँ पे मैं सपोज चेंज कर देता हूँ 9, इसको सपोज मैं चेंज कर देता हूँ 9, तो ये मेरा वायलेट कर रहा है। कौन सा कंस्ट्रेंट वायलेट कर रहा है? CHK_marks कंस्ट्रेंट मेरा क्या कर रहा है? वायलेट कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इस कंस्ट्रेंट को मैं क्या करूँ कि डिसेबल करूँ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा अल्टर टेबल टेबल नेम कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट नेम डिसेबल। तो कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट नेम क्या है? CHK_marks डिसेबल। तो इस केस में क्या होगा? काम करिए, डिसेबल कंस्ट्रेंट लिखिए, डिसेबल कंस्ट्रेंट नेम। तो कंस्ट्रेंट नेम इज CHK_marks। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया आपका? कंस्ट्रेंट डिसेबल कर दिया, ठीक है। डिसेबल कर दिया मतलब अब ये कंस्ट्रेंट मेरा क्या है कि फिलहाल इस पर्टिकुलर टेबल में क्या है? डिसेबल्ड मोड में है। डिसेबल्ड मोड है मतलब मैं अब इंसर्ट कर सकता हूँ। किसको इंसर्ट कर सकता हूँ? उस 10 वाली रो को मैं क्या कर सकता हूँ? इंसर्ट कर सकता हूँ। तो 10 वाली रो को इंसर्ट करके देखते हैं। ये इंसर्ट हो गई है, ठीक है। अब अगर मैं चाहूं तो इस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट को इनेबल भी कर सकता हूं। तो इनेबल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा अल्टर टेबल टेबल नेम इनेबल कंस्ट्रेंट नेम। तो अभी मैं इसको इनेबल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ऐसा एक डेटा है जो उस कंस्ट्रेंट को वायलेट कर रहा है, ठीक है। तो पहले मुझे उस कंस्ट्रेंट को या उस डेटा को डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट where delete from student where marks is equals to 10। मैंने 10 वाला डाला था। अब ये करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ? अपने उस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट को क्या कर सकता हूँ? इनेबल कर सकता हूँ। तब अब मैं ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ कि इनेबल कंस्ट्रेंट नेम इज CHK_marks। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट इनेबलिंग एंड डिसेबलिंग कंस्ट्रेंट। अब इसकी जरूरत कहां पड़ती है? कोई बता सकता है? व्हाट इज द नीड ऑफ इनेबलिंग एंड डिसेबलिंग द कंस्ट्रेंट्स? चलिए, ये आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया, कहां पे इसकी जरूरत पड़ती है अगली क्लास में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट? एनी डाउट? ये रोल नंबर वाली रो को हमने ड्रॉप किया, उसको वापस कैसे लाएंगे? रोल नंबर एक कॉलम में से एक बार भी वैल्यू ड्रॉप हो गई, मतलब वो पर्टिकुलर कॉलम ड्रॉप हो गया, तो आपको फिर से ऐड करना पड़ेगा, उसमें वैल्यूज डालनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शुरू से पूरी वैल्यू डालनी पड़ रही है फिर? हाँ, मतलब अगर आपने लिखा यहाँ पर कि ये जैसे मेरी टेबल है स्टूडेंट, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा अल्टर टेबल नेम इज स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम। तो ड्रॉप कॉलम नेम क्या था मेरा? रोल नंबर। इसको आपने ड्रॉप कर दिया। तो अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो कॉलम है, ये कॉलम डेटा के साथ जो है चला गया है, ठीक है। अब आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कॉलम नेम इज रोल नंबर, और उसका डेटा टाइप जो है हमें रखना है नंबर ऑफ 3। तो टेबल अल्टर हो गई। फिर उसको मुझे क्या करना है? प्राइमरी की बनाना है। किसको बनाना है? यहाँ लिखूंगा ऐड प्राइमरी की, और इसी को मुझे क्या करना है? प्राइमरी की बनाना है। किसको? रोल नंबर। तो अभी ये मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे पास नल वैल्यूज हैं। किसमें? उन रोल नंबर में जो भी कॉलम ऐड हुआ है, ये कॉलम में मेरे पास क्या है? सारी की सारी नल वैल्यूज हैं, ठीक है।
तो मुझे पहले इन सारी वैल्यूज को अपडेट करना पड़ेगा, इन सारी रोल नंबर वैल्यूज को अपडेट करना पड़ेगा, फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, प्राइमरी की बना सकता हूँ। अदरवाइज मैं इसको भी प्राइमरी की नहीं बना सकता। तो अगर मुझे कॉलम फिर से ऐड करना है तो मुझे उसमें वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी। क्लियर है? और कोई डाउट? एनी मोर डाउट्स? खत्म करें मीटिंग?